Good morning, students. Today we are going to discuss the very important topic, that is principles of insurance. Insurance is a contract between two parties. Hence, all the elements of a valid contract should be present in every insurance contract. Beside these elements, there are certain other principles also to be followed essentially at the time of entering in an insurance contract. These principles are: first one is utmost good faith, and second one is insurable interest, third one is principle of indemnity, fourth one is principle of warranty, fifth one is principle of contribution, and sixth one is principle of subrogation, seventh one is principle of mitigation of loss, and last eighth is principle of proximate cause. Now come to the first principle, that is principle of utmost good faith. Insurance contracts are based upon mutual trust and confidence between the insurer and the insured. It is a condition of every insurance contract that both the parties, insurer and insured, must disclose each fact and information related to the insurance contract to each other. सबसे इम्पॉर्टेंट बात यहाँ क्या है कि यहाँ पर इंश्योरेंस कंपनी जब इंश्योरेंस करने जा रही है तो टू पार्टीज हैं, वन इज इंश्योर्ड एंड वन इज इंश्योरर। दोनों के बीच में क्या होना चाहिए? म्यूचुअल ट्रस्ट होना चाहिए और कॉन्फिडेंस होना चाहिए। इट मीन्स कि जो भी दोनों के पास फैक्ट्स हैं वो उन फैक्ट्स को एक दूसरे को शेयर करें। दोनों के पास जो भी इंफॉर्मेशन है वो ट्रू इंफॉर्मेशन एक दूसरे को ट्रांसफर करें, ना तो इंश्योरेंस कंपनी इंश्योरर से कुछ छुपाए और इंश्योर्ड और इंश्योरेंस दोनों किसी से कुछ भी नहीं छुपाएं। दोनों अपनी जो रियल फैक्ट्स हैं एक दूसरे को जरूर ट्रांसफर करें। एग्जाम्पल लेते हैं इसको समझने के लिए। फर्स्ट एग्जाम्पल इज इन केस ऑफ लाइफ इंश्योरेंस, एज, प्रीवियस मेडिकल हिस्ट्री एटसेट्रा मस्ट बी डिस्क्लोज्ड। जो पर्सन अपना इंश्योरेंस करवाने जा रहा है उसे अपनी एज, अपनी मेडिकल हिस्ट्री की उसे कोई डिजीज तो नहीं है, ठीक है, जरूर इंश्योरेंस कंपनी को बतानी चाहिए। इन केस ऑफ मोटर इंश्योरेंस, टाइप ऑफ व्हीकल, ड्राइवर्स डिटेल, इस तरह की इंफॉर्मेशन हमें इंश्योरेंस कंपनी को जरूर देनी चाहिए। अगर हम उनसे कुछ छुपा रहे हैं, हाइड कर रहे हैं, तो इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट इनवैलिड हो सकता है, वॉइड हो सकता है। एग्जाम्पल से और क्लियर करेंगे इस कंसेप्ट को। Mr. Manmohan is heart patient, but he hides this fact to the LIC while taking the life policy. अब मिस्टर मनमोहन जो हैं वो क्या है? हार्ट पेशेंट हैं। उन्हें मतलब हार्ट की प्रॉब्लम रहती है, एक मेजर डिजीज है उन्हें, लेकिन उन्होंने ये फैक्ट जो है इंश्योरेंस कंपनी से हाइड कर लिया, छुपा लिया जब वो अपना इंश्योरेंस पॉलिसी उनसे परचेज कर रहे थे। ऑन दिस death due to the heart attack, LIC can refuse to pay compensation to his legal representative because a material fact was not disclosed by the insured. अब जब मिस्टर मनमोहन की हार्ट अटैक होने से डेथ हो जाती है तो LIC जो है उन्हें कंपनसेशन देने से, उनके जो लीगल रिप्रेजेंटेटिव हैं उन्हें कंपनसेशन देने से रिफ्यूज़ कर देती है कि हम आपको कोई कंपनसेशन नहीं देंगे। अब वो क्यों रिफ्यूज़ करने जा रही है ये कंपनसेशन? क्योंकि जब इंश्योरेंस पॉलिसी परचेज की गई थी तो मिस्टर मनमोहन ने ये जो फैक्ट था कि वो एक हार्ट पेशेंट हैं, ठीक है, दिस फैक्ट वाज नॉट डिस्क्लोज्ड बाय द मिस्टर मनमोहन। उन्होंने इस फैक्ट को हाइड किया था, यानी कि उन्होंने अपनी एक बहुत इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन इंश्योरेंस कंपनी से छुपा ली थी। अब इंश्योरेंस कंपनी के साथ उन्होंने म्यूचुअल ट्रस्ट और कॉन्फिडेंस का जो फैक्टर था वो फुलफिल नहीं किया। इसीलिए इंश्योरेंस कंपनी अब कह रही है कि आपने प्रिंसिपल ऑफ एटमोस्ट गुड फेथ को वायलेट कर दिया, उसको तोड़ दिया, उसको फॉलो नहीं किया और हम आपको अब इंश्योरेंस का क्लेम पे नहीं करेंगे। Come to the second principle, that is principle of insurable interest.
It means some precautionary interest in the subject matter of insurance contract. The insured must have insurable interest in the subject matter of insurance. Very important point कि इंश्योर्ड जो है उसका इंश्योरेबल इंटरेस्ट होना चाहिए. इंश्योरेबल इंटरेस्ट मीन्स कि उसका जिस भी प्रॉपर्टी, जिस भी लाइफ को वो इंश्योरेंस करवाने जा रहा है उसमें एक पर्टिकुलर इंटरेस्ट, पर्टिकुलर रिलेशनशिप, पर्टिकुलर ओनरशिप होनी बहुत ज़रूरी है. अगर कोई पर्सन किसी ऐसी प्रॉपर्टी का, किसी ऐसी लाइफ का इंश्योरेंस करवाने जा रहा है जिसमें उसका इंटरेस्ट नहीं है, जिसके साथ उसकी रिलेशनशिप, ओनरशिप नहीं है, तो उसे उस प्रॉपर्टी का, उस लाइफ का इंश्योरेंस करवाने का कोई भी कंपनसेशन नहीं मिलेगा. फॉर एग्जाम्पल, लाइफ और प्रॉपर्टी इंश्योर्ड, the insured will have to incur loss due to this damage and insured will be benefited if full security is being provided. A businessman has insurable interest in his house, stock, his own life and that of his wife or children. Come to the examples of insurable interest. First example is a creditor has insurable interest in the life of his debtor to the extent of his debt. एक पर्सन जिसे आपने कुछ मनी उधार दी है उसकी लाइफ में आपका इंटरेस्ट है. क्यों है इंटरेस्ट? क्योंकि अगर उस पर्सन की डेथ हो जाती है तो आपको जो अमाउंट आपने उसको उधार दे रखा है वो वापस नहीं मिलेगा. ठीक है, तो इसीलिए आप उस पर्सन का भी क्या करवा सकते हो, इंश्योरेंस करवा सकते हो. यानी कि आप अपने डेटर का इंश्योरेंस करवा सकते हो. क्यों करवा सकते हो? क्योंकि आपका उसमें इंटरेस्ट है. क्या इंटरेस्ट है? आपने उसे कुछ पर्टिकुलर मनी जो है वो उधार दे रखी है और आप चाहते हो कि वो लाइव रहे ताकि आपकी मनी टाइम पर आपको वापस मिल सके. नेक्स्ट इज ए पर्सन हैज इंश्योरेबल इंटरेस्ट इन हिज ओन हाउस. हम अपने हाउस का इंश्योरेंस करवा सकते हैं. क्यों? क्योंकि उसकी ऑनरशिप हमारे पास है. ए बिजनेसमैन हैज इंश्योरेबल इंटरेस्ट इन हिज स्टॉक ऑफ गुड्स. एक बिजनेसमैन अपने बिजनेस फर्म में, अपनी ऑर्गेनाइजेशन में, अपनी शोरूम में, अपनी शॉप में रखी हुई गुड्स का, अपने गोदाम में रखी हुई गुड्स का जो है वो इंश्योरेंस करवा सकता है. क्यों? क्योंकि उसके पास उन गुड्स की क्या है, ऑनरशिप है. नेक्स्ट एग्जाम्पल इज a businessman may insure the rented warehouse building though he does not own it but will suffer loss if any damage happens to the building. एक बिजनेसमैन ने एक वेयर हाउस को रेंट पर लिया है, उसका अपना नहीं है, उसके पास उसकी ऑनरशिप नहीं है उस वेयर हाउस की, लेकिन फिर भी वो उस वेयर हाउस का इंश्योरेंस करवा सकता है. क्यों करवा सकता है? क्योंकि उसने उस वेयर हाउस को रेंट पर लिया और उस रेंट पर ली हुई बिल्डिंग में उसने अपनी गुड्स रखी हुई हैं. अब अगर वेयर हाउस डैमेज हो जाता है, आग लग जाती है, कोई और नुकसान हो जाता है, कुछ नेचुरल क्लाइमेटिक्स की वजह से कोई लॉस उसे सफ़र करना पड़ सकता है, तो इसीलिए वो उस लॉस से बचना चाहता है और उसने उस रेंटेड बिल्डिंग का क्या करवा दिया है, इंश्योरेंस करवा दिया है. क्यों? क्योंकि वो उसमें अपनी गुड्स रख रहा है. क्योंकि अगर बिल्डिंग डिस्ट्रॉय होगी तो उसकी गुड्स को भी ज़रूर नुकसान पहुंचेगा. नेक्स्ट इज ए फादर कैन टेक इंश्योरेंस पॉलिसी फॉर हिज सन बट नॉट फॉर हिज नेबर्स सन. ठीक है, एक पेरेंट्स अपने बच्चों के लिए इंश्योरेंस पॉलिसी ले सकते हैं, बच्चे अपने पेरेंट्स के लिए ले सकते हैं, लेकिन हम अपने नेबर से रिलेटेड इस तरह की कोई पॉलिसी नहीं ले सकते. अब क्या कंक्लूजन जो है हमने वो क्या निकाला है यहाँ पर, इन केस ऑफ लाइफ इंश्योरेंस द इंश्योरेबल इंटरेस्ट मस्ट बी प्रेजेंट एट द टाइम ऑफ मेकिंग द कॉन्ट्रैक्ट. अगर आप इंश्योरेंस पॉलिसी परचेज कर रहे हो, ठीक है, लाइफ इंश्योरेंस से रिलेटेड, तो आपका इंटरेस्ट होना चाहिए उस पर्सन में. कब? इंश्योरेंस पॉलिसी लेते टाइम, जब आप इंश्योरेंस पॉलिसी टेक ओवर कर रहे हो. ठीक है, क्लेम के टाइम पर आपका वहां पर इंटरेस्ट होना जरूरी नहीं है. इट नीड नॉट टू बी एग्जिस्टेंस एट द टाइम ऑफ द डेथ. ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है कि आपका जब पर्सन की डेथ हो रही है या जब क्लेम लेने का टाइम आया है, क्योंकि लाइफ इंश्योरेंस में हम डिस्कस कर चुके हैं, दोनों फैक्टर्स होते हैं, इन्वेस्टमेंट फैक्टर भी होता है और प्रोटेक्शन फैक्टर भी होता है. जब क्लेम लेने का टाइम आया है लाइफ इंश्योरेंस में तो कोई कंपल्सरी नहीं है कि आपका इंश्योरेबल इंटरेस्ट उस टाइम पर
हो। ठीक है, तो हम एक और एग्जांपल से मैं आपको क्लियर करती हूँ इसे। एक हस्बैंड और वाइफ हैं। हस्बैंड ने अपनी वाइफ के नाम पर एक इंश्योरेंस पॉलिसी परचेज की है। अब हस्बैंड ने जब इंश्योरेंस पॉलिसी परचेज की, हस्बैंड और वाइफ के बीच में बड़े हेल्दी रिलेशंस थे, लेकिन इंश्योरेंस पॉलिसी थी 10 ईयर्स की। प्रीमियम पे 10 ईयर्स तक रेगुलरली होता रहा, बट इन बिटवीन उन दोनों के बीच में डिस्प्यूट हो गया और 5 ईयर्स ही हुए थे अभी प्रीमियम को पे करते हुए, और उन दोनों का डाइवोर्स हो जाता है। अब जो हस्बैंड है वो कॉन्टिन्यूसली अपनी वाइफ के लिए जो उसने पॉलिसी परचेज की थी उस पर प्रीमियम पे कर रहा है। 10 ईयर्स के बाद वाइफ लाइव है, लेकिन इन्वेस्टमेंट फैक्टर है ही लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसीज के अंदर। तो 10 ईयर्स के बाद जब उस पॉलिसी पर क्लेम रिसीव होना है, क्योंकि टाइम पीरियड कंप्लीट हो गया है, लाइफ इंश्योरेंस के केस में टाइम पीरियड कंप्लीट हो जाए पहले तो मनी मिल जाती है, अगर डेथ पर्सन की पहले हो जाए तो भी क्लेम आपको मिल जाता है। लेकिन हमारा जो एग्जाम्पल है, इस एग्जाम्पल में क्या है कि उस पर्सन की वाइफ जो है लाइव है अभी, और उसे क्लेम मिलने का टाइम आ गया है, क्योंकि पॉलिसी का मेच्योरिटी पीरियड 10 ईयर्स था और 10 ईयर्स कंप्लीट हो गए हैं। 10 ईयर्स तक हस्बैंड ने इंश्योरेंस प्रीमियम पे किया रेगुलरली, और अब क्लेम मिलेगा किसे? हस्बैंड को मिलेगा। क्यों? क्योंकि लाइफ इंश्योरेंस के केस में क्या होता है कि आपका जो इंश्योरेबल इंटरेस्ट है वो किस टाइम पर प्रेजेंट होना चाहिए पॉलिसी के अंदर? प्रेजेंट एट द टाइम ऑफ मेकिंग द कॉन्ट्रैक्ट। जब कॉन्ट्रैक्ट किया जा रहा था उस टाइम पर इंश्योरेंस करवाने वाले जो पर्सन थे, ठीक है, यानी कि हस्बैंड थे, उनके और जिस पर्सन का इंश्योरेंस करवाया गया उनकी वाइफ के बीच में बिल्कुल हेल्दी रिलेशनशिप थी। क्लेम के टाइम पर वहां पर रिलेशनशिप का होना कंपलसरी नहीं है कि आपकी उनके साथ रिलेशनशिप है या नहीं है, लेकिन जब आप इंश्योरेंस पॉलिसी परचेज कर रहे हो उस टाइम पर आपकी रिलेशनशिप वहां होना कंपलसरी है। नेक्स्ट केस पे आ रही हूं मैं। इन केस ऑफ फायर इंश्योरेंस, insurable interest must be present at the time of taking such policy as well as the time of actual loss। अगर आप फायर इंश्योरेंस पॉलिसी परचेज कर रहे हो तो आपकी दोनों टाइम पर ओनरशिप होनी चाहिए। जब आप पॉलिसी परचेज कर रहे हो तब भी आप उस प्रॉपर्टी के ओनर हो, और जब आप पॉलिसी का क्लेम रिसीव कर रहे हो उस टाइम पर भी आप प्रॉपर्टी के ओनर होने चाहिए, तभी आपको क्लेम रिसीव होगा, अदरवाइज आपको क्लेम रिसीव नहीं होगा। इन केस ऑफ मैराइन इंश्योरेंस द इंश्योरेबल इंटरेस्ट मस्ट बी प्रेजेंट एट द टाइम ऑफ एक्चुअल लॉस। इंश्योरेबल इंटरेस्ट में क्या होता है कि जब हम मैराइन इंश्योरेंस की बात करें तो उस टाइम पर जब लॉस हो रहा है तब आपको इंश्योरेंस पॉलिसी की ऑनरशिप चाहिए। जब पॉलिसी परचेज की जा रही है उस टाइम पर किस पर्सन की ऑनरशिप है, इट डजंट मैटर, ये बात मैटर नहीं करती है। यानी कि कंप्लीट रिपीट कर रही हूँ, सॉरी मैं, कि लाइफ इंश्योरेंस के केस में क्या होना चाहिए? आपका इंश्योरेबल इंटरेस्ट होना चाहिए पॉलिसी को परचेज करते टाइम, और मैराइन इंश्योरेंस के केस में क्या होना चाहिए? आपका इंश्योरेबल इंटरेस्ट उस प्रॉपर्टी में होना चाहिए जिस टाइम पर लॉस हो रहा है, तभी आपको क्लेम मिलेगा। लेकिन फायर इंश्योरेंस के केस में क्या होगा बेटा कि इंश्योरेबल इंटरेस्ट दोनों टाइम पर होना चाहिए, जब आप पॉलिसी परचेज कर रहे हो और जब आपको लॉस हो रहा है, जब आपको क्लेम रिसीव करना है, दोनों ही टाइम पर आपका इंटरेस्ट उस प्रॉपर्टी में होना चाहिए, यानी कि सेम पर्सन के नाम पर वो प्रॉपर्टी होनी चाहिए फायर इंश्योरेंस के केस में। दैट्स ऑल अबाउट द प्रिंसिपल ऑफ इंश्योरेबल इंटरेस्ट। Come to the third principle, that is principle of indemnity. Principle of indemnity applies to all contracts except the contract of life insurance because estimation regarding loss of life cannot be made. Very important 1 mark question हमने यहाँ डिस्कस कर लिया है कि प्रिंसिपल ऑफ इंडेमनिटी जो है वो अप्लाई होता है सभी चीज़ों पर, सिर्फ एक पर अप्लाई नहीं होता। वो क्या है? लाइफ इंश्योरेंस, यानी कि जनरल इंश्योरेंस पर प्रिंसिपल ऑफ इंडेमनिटी कंप्लीटली अप्लाई होगा, लेकिन लाइफ इंश्योरेंस पर ये प्रिंसिपल अप्लाई नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि हम किसी की लाइफ को मनी में मेजर नहीं कर सकते।
The objective of contract of insurance is to compensate to the insured for the actual loss he has incurred. These contracts provide security from loss and no profit can be made out of these contracts. जो प्रिंसिपल ऑफ इंडेमनिटी है वो ये कहता है कि इंश्योरेंस कंपनी आपके लॉस को कंपनसेट करेगी, लेकिन आपको कोई भी प्रॉफिट प्रोवाइड नहीं करेगी. एग्जाम्पल से इसे हम क्लियर करेंगे. मिस्टर राजन इंश्योर्ड हिज स्टॉक फॉर वैल्यू ऑफ ₹20 lakhs. एक पर्सन ने अपनी गुड्स का इंश्योरेंस करवा दिया है 20 लाख रुपीस का. ए फायर अकर्ड एंड स्टॉक वैल्यूइंग ₹12 lakh वाज डिस्ट्रॉयड. ठीक है, उसके गोदाम में जो है आग लगने से कितने रुपीस का नुकसान हो गया है? 12 लाख रुपीस का नुकसान हो गया है. यहाँ आपको ये बात रिमाइंड रखनी होगी कि आपने इंश्योरेंस पॉलिसी जब परचेज की थी तो आपने कितने अमाउंट के लॉस के अगेंस्ट उसे परचेज किया है? 20 लाख रुपीस के अगेंस्ट आपने उसे परचेज किया है. अब आपको लॉस कितना हुआ? 12 लाख रुपीस का. तो इंश्योरेंस कंपनी आपको यहाँ पर लॉस कंपनसेट करेगी. अभी हमने ऊपर डिस्कस किया कि इंश्योरेंस कंपनी आपको लॉस कंपनसेट करेगी, कोई भी प्रॉफिट आपको प्रोवाइड नहीं करेगी. तो इंश्योरेंस कंपनी आपको कहेगी कि आपका 12 लाख रुपीस का लॉस हुआ है, तो इंश्योरेंस कंपनी आपको 12 लाख रुपीस का जो है कंपनसेशन प्रोवाइड करेगी, नॉट द वैल्यू ऑफ द पॉलिसी. आपकी पॉलिसी कितने अमाउंट की थी? 20 लाख रुपीस की थी. अब आपको पॉलिसी 20 लाख रुपीस की थी, लॉस 12 लाख रुपीस का हुआ, तो लेकिन आपको इंश्योरेंस कंपनी लॉस प्रोवाइड करेगी 12 लाख रुपीस तक का. 20 लाख रुपीस तक का लॉस प्रोवाइड नहीं करेगी, क्योंकि प्रिंसिपल क्या कहता है कि इंडेमनिटी के प्रिंसिपल के अंडर आपको लॉस की कंपनसेशन दी जाएगी, आपको प्रॉफिट प्रोवाइड नहीं किया जाएगा. हाँ, अब अगर क्या होता इन केस ऑफ लॉस एक्सीड्स ₹20 लाख. ठीक है, अब ये तो नहीं है कि हमारे जो शॉप है, हमारे जो गोदाम है, उनमें सिर्फ 20 लाख रुपीस तक का ही ऑलवेज स्टॉक रहेगा. स्टॉक तो आता रहता है, बिकता रहता है, कम और ज़्यादा होता रहता है. अब हमारे पास 20 लाख से ज़्यादा का स्टॉक बाय चांस गोदाम में पड़ा था जब जो है हमारे गोदाम को आग लगी. ठीक है, तो 20 लाख से ज़्यादा का नुकसान हो गया. हमारा नुकसान हो गया 26 लाख रुपीस का. लेकिन अब इस केस में हमारे को कंपनसेशन मैक्सिमम कितना मिलेगा? मैक्सिमम कंपनसेशन जो हमें मिलेगा वो मिलेगा हमें 20 लाख रुपीस तक का. क्यों? क्योंकि हमारा जो मैक्सिमम पॉलिसी का वैल्यू था वो क्या था? 20 लाख, नॉट 26 लाख. नुकसान हुआ 26 लाख का, लेकिन कंपनसेशन कितने का मिलेगा? 20 लाख का, क्योंकि हमारा जो मैक्सिमम पॉलिसी प्राइस था दैट इज 20 लाख. दैट्स ऑल अबाउट द प्रिंसिपल ऑफ इंडेमनिटी. Come to the fourth principle, principle of warranty. The term warranty here stands for certain terms and conditions which are to be fulfilled by the insured. If the insured does not follow these terms and conditions, the insurance contract will be cancelled. वारंटी का मीनिंग क्या होता है? वारंटी मीन्स सर्टेन टर्म्स एंड कंडीशंस. अब अगर इंश्योरेंस करवाने वाला पर्सन इन टर्म्स एंड कंडीशंस को अपने ऊपर अप्लाई नहीं कर रहा है तो इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट को क्या कर दिया जाएगा? कैंसिल कर दिया जाएगा. अब जो वारंटी है यानी कि जो हमारी टर्म्स और कंडीशंस हैं वो 2 टाइप्स की होती हैं. वन इज एक्सप्रेस वारंटी एंड सेकेंड वन इज इम्प्लाइड वारंटी. व्हाट इज एक्सप्रेस वारंटी? These are the written terms and conditions mentioned in the insurance policy. जब हम इंश्योरेंस पॉलिसी लेते हैं तो उस पॉलिसी पर कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस, टर्म्स एंड कंडीशंस राइट किए हुए होते हैं और उन टर्म्स एंड कंडीशंस को फॉलो करना सभी के लिए कंपलसरी होता है. अगर टर्म्स एंड कंडीशंस को फॉलो नहीं किया जा रहा है तो इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट क्या हो जाएगा? कैंसिल हो जाएगा. टेक वन एग्जाम्पल. ए पर्सन गेटिंग हिज शिप्स insured has to give a warranty that take these ships to certain ports. पर्टिकुलर लिख दिया गया पॉलिसी के अंडर कि अगर आप इन पोर्ट्स पर ही हमारे शिप को की जर्नी करोगे तो ही हम आपको कोई नुकसान हो जाता है तो क्लेम प्रोवाइड करेंगे, अदरवाइज नहीं करेंगे.
ठीक है, ऑलरेडी ये बात मेंशन कर दी गई कि आपका जो शिप हम इंश्योर्ड कर रहे हैं, लेकिन वो किन पर्टिकुलर पोर्ट्स के लिए कर रहे हैं, एक्सप्रेस कर दिया गया आपने व्यू को। अगर इसके अलावा आप किसी पोर्ट पर अपने शिप को ले जाते हो और कोई डैमेज हो जाता है, कोई नुकसान हो जाता है, तो इंश्योरेंस कंपनी आपको कोई भी क्लेम नहीं देगी। नेक्स्ट वन इज इम्प्लाइड वारंटी। These are the terms and conditions which are not written and are not mentioned in the insurance policy, but these are to be followed essentially। देखो क्या कह रहा है वो, कि टर्म्स एंड कंडीशंस कहीं लिखी भी नहीं हुई हैं, कहीं बताई भी नहीं गई हैं आपको, लेकिन फिर भी आपके लिए कंपलसरी है कि आप उन टर्म्स एंड कंडीशंस को फॉलो करोगे। और अगर आप उनको फॉलो नहीं कर रहे हो तो भी आपको जो इंश्योरेंस क्लेम है वो नहीं मिलेगा। फॉर एग्जाम्पल, a ship duly insured while sail through only that route which is used commonly by all other ships। अब ये बात क्लियर कर दी मैराइन इंश्योरेंस के अंडर कि जो रूट सभी शिप्स कॉमनली यूज करते हैं, आप भी उन्हीं शिप्स को ही, उन्हीं रास्तों को, उन्हीं रूट्स को अपने शिप के लिए यूज करोगे। ये नहीं कि एक खतरनाक से रास्ते हैं, वहां पर आप अपने शिप की जर्नी कर रहे हो, आपको कोई डैमेज हो जाता है तो आप कंपनसेशन की डिमांड करो, इंश्योरेंस कंपनी आपको कोई कंपनसेशन नहीं देगी। आपको कंपनसेशन किस केस में मिलेगा, जो आप कॉमनली रूट्स पर जा रहे हो, जब आप उन्हीं रास्तों को यूज कर रहे हो जो कॉमनली सभी शिप्स यूज करते हैं, जो कॉमन पाथ्स हैं, उन्हीं को आपने यूज करना है। नए नए पाथ्स को आप यूज नहीं करोगे, वहां पर कोई भी तरह का डेंजर डैमेज हो सकता है। दिस कंडीशन इज टू बी फॉलोड इवन इफ दिस हैज नॉट बीन मेंशन्ड इन द इंश्योरेंस पॉलिसी। इंश्योरेंस पॉलिसी में ये बात लिखी भी नहीं गई है, फिर भी आपको इसको फॉलो करना क्या है, कंपल्सरी है। तो एक्सप्रेस वारंटी वो वारंटी है जो टर्म्स एंड कंडीशंस वहां राइट की गई हैं, लेकिन इम्प्लाइड वारंटी वो वारंटी है जो टर्म्स एंड कंडीशंस राइट नहीं की गई हैं, फिर भी आपको उनको फॉलो करना कंपल्सरी है। इट इज द टाइम ऑफ केस स्टडी क्वेश्चंस। Gauri took an insurance policy for her home without disclosing that the home is being used to house a catering business. After a few months, a gas cylinder explosion caused major damage to her property. Consequently, she filed a claim against the insurance company for compensation of loss. On investigation, the insurance company discovered about the commercial use of the home and refused to pay any claims. Identify and explain the principle of insurance which has been violated in the above case. अब देखो क्या केस है हमारा, कि एक पर्सन ने अपने होम का इंश्योरेंस करवा दिया, ठीक है, लेकिन उसने इंश्योरेंस कंपनी से ये फैक्ट हाइड रखा, छुपा कर रखा कि उसका जो हाउस है उसको कैटरिंग बिजनेस के लिए यूज किया जा रहा है, उसका हाउस रहने के लिए नहीं यूज हो रहा, वो कमर्शियल पर्पस के लिए यूज हो रहा है, कि वहां पर कैटरिंग का बिजनेस किया जाता है, ठीक है। और कुछ टाइम के बाद उसके घर में आग लग जाती है और वो इंश्योरेंस कंपनी से क्लेम मांग रही है। अब क्लेम मांग रही है तो इंश्योरेंस कंपनी, ऐसा नहीं होता कि आपने क्लेम के लिए अप्लाई किया और आपके अकाउंट में जो है मनी ट्रांसफर कर देगी, नॉट एट ऑल। इंश्योरेंस कंपनी पहले इन्वेस्टिगेशन करती है कि क्या जो क्लेम हमसे मांगा जा रहा है ये सही भी है या नहीं है, कहीं कोई पर्सन हमारे साथ चीटिंग और फ्रॉड तो नहीं कर रहा है। तो इंश्योरेंस कंपनी ने इन्वेस्टिगेशन किया, इन्वेस्टिगेशन करने पर उसे पता चला कि ये जो होम है वो रहने के लिए, हाउस जो है रहने के लिए यूज नहीं हो रहा, वो किसके लिए यूज हो रहा है, कमर्शियल पर्पस के लिए। ये तो कैटरिंग बिजनेस चल रहा है, यहाँ पर एक बिजनेस प्रॉपर्टी है, ना कि जो रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी है। तो उन्होंने कहा कि आपने ये फैक्ट हमारे से हाइड रखा, आपने जो म्यूचुअल ट्रस्ट और कॉन्फिडेंस था उसे तोड़ दिया, ठीक है, तो अब हम आपको क्लेम नहीं देते। तो क्वेश्चन की डिमांड क्या है कि आप वो प्रिंसिपल बताओ जिसके बेस पर इंश्योरेंस कंपनी रिफ्यूज कर रही है कि हम आपको कोई क्लेम नहीं देंगे। अब यहाँ पर दोनों के बीच में म्यूचुअल ट्रस्ट और कॉन्फिडेंस क्या हो गया, ब्रेकआउट हो गया। तो कौन सा प्रिंसिपल इंश्योरेंस कंपनी लेकर रिफ्यूज कर रही है क्लेम देने से, प्रिंसिपल ऑफ एटमोस्ट गुड फेथ, क्योंकि प्रिंसिपल ऑफ एटमोस्ट गुड फेथ क्या कहता है कि दोनों के बीच में म्यूचुअल ट्रस्ट और कॉन्फिडेंस की रिलेशनशिप होनी चाहिए, दोनों को एक दूसरे से कोई भी फैक्ट हाइड नहीं करना। लेकिन गौरी ने यहाँ क्या किया है, अपने बिजनेस को हाइड किया है कि मेरा जो ये होम है ये
रेजिडेंशियल होम नहीं है, ये क्या है, कमर्शियल बिल्डिंग है। ठीक है, इसने ये फैक्ट क्या कर लिया, यहाँ पर हाइड कर लिया। तो इस बेस पर प्रिंसिपल ऑफ एटमोस्ट गुड फेथ के प्रिंसिपल के बेस पर इंश्योरेंस कंपनी गौरी को इंश्योरेंस क्लेम देने से क्या कर रही है, रिफ्यूज कर रही है। Come to the second case study question. Mr. Shagun took an insurance policy against his car and after 3 months he sold it to Mr. Sunil. The car was stolen from outside of Mr. Sunil's house. Mr. Shagun made a claim to the insurance company. His claim was rejected on the ground that Mr. Shagun was no longer owner of the car. So he has no insurable interest and he has no financial loss with the loss of the car. अब हमारे यहाँ पर क्या केस है हमारा कि मिस्टर शगुन ने एक कार के अगेंस्ट इंश्योरेंस पॉलिसी परचेज की थी, लेकिन 3 मंथ्स के बाद जब उन्होंने इंश्योरेंस पॉलिसी परचेज की, उसके 3 मंथ्स के बाद वो कार उन्होंने मिस्टर सुनील को सेल कर दी और मिस्टर सुनील के घर के बाहर से कार जो है वो चोरी हो गई है। अब मिस्टर शगुन इंश्योरेंस कंपनी को कह रहे हैं कि इस कार का क्लेम मुझे दे दीजिए, लेकिन इंश्योरेंस कंपनी क्या कहती है कि हम आपको क्लेम नहीं देंगे। क्यों? क्योंकि आपका इंश्योरेबल इंटरेस्ट अब इस कार में नहीं है। तो क्वेश्चन क्या है कि वॉज मिस्टर शगुन राइट इन मेकिंग क्लेम? नो, ही इज नॉट राइट। क्यों राइट नहीं है वो? क्योंकि ही हैज़ नो इंश्योरेबल इंटरेस्ट। अब उनका इस कार में कोई भी इंश्योरेबल इंटरेस्ट नहीं है। तो फर्स्ट क्वेश्चन जो हमारा है, ए पार्ट है, उसका एक आंसर हमने यहाँ से फाइंड आउट कर लिया है। अब गिव रीजन इन सपोर्ट ऑफ योर आंसर। अब बताओ कि क्यों इंश्योरेंस कंपनी कह रही है कि हम आपको इंश्योरेंस क्लेम नहीं देंगे। ठीक है, उसका रीजन बताइए। उसका रीजन क्या रहेगा? प्रिंसिपल ऑफ इंश्योरेबल इंटरेस्ट, क्योंकि यहाँ पर प्रिंसिपल ऑफ इंश्योरेबल इंटरेस्ट को फॉलो नहीं किया जा रहा है। हु कैन क्लेम कंपनसेशन? सेकेंड क्वेश्चन इज, इस टाइम पर क्लेम किसको मिल सकता है? मिस्टर सुनील को मिल सकता है, क्योंकि मिस्टर सुनील को फाइनेंशियल लॉस हुआ है इस कार के चोरी हो जाने से और उनकी ऑनरशिप भी थी इस टाइम पर। जिस पर्सन की ऑनरशिप होती है उसे ही इंश्योरेबल इंटरेस्ट के प्रिंसिपल में फॉलो किया जाएगा। दैट्स ऑल अबाउट द प्रिंसिपल्स ऑफ इंश्योरेंस। Thanks and have a nice day.